और वो कहता है कि ये तय है और अब उसे इंसान की तरह जीने की कोशिश करनी होगी और पहले उसे कुछ कपड़े लेने होंगे। उसे याद भी नहीं कि उसने आखिरी बार कपड़े कब पहने थे। वो कहीं चलना शुरू करता है और एक नदी तक पहुंचता है। सोचता है कि उसे कपड़े किस चीज से बनाने चाहिए। चूंकि उसे पानी मिल गया है, वो कहता है कि वो पास में थोड़ा घूमना चाहता है। फिर उसे कुछ दिखता है क्योंकि नीचे एक मरा हुआ राक्षस है और वो सोचता है कि शायद यहाँ कोई क्षेत्रीय विवाद हुआ होगा या कुछ और ये काफी मजबूत लगता है, लेकिन इसके मुंह से निकलने वाले बैंगनी गू के अलावा कोई स्पष्ट बड़ी चोट नहीं है, इसलिए ऐसा लगता है कि ये जहर से मरा। वो कहता है कि ये अच्छा है क्योंकि उसे चमड़े की जरूरत थी और वो अपनी उंगली को चाकू में बदलना शुरू करता है। वो कहता है कि उसे इसे चमकाने के लिए एक ब्लेड की जरूरत होगी और वो कहता है प्रयोगशाला में जो सीखा उसके बारे में सोचते हुए उसे पहले पेट को लंबवत काटना होगा और बगल के नीचे से चीरने वाली कैंची डालनी होगी। और वो इसे वैसे ही करने का फैसला करता है जैसा उसे सिखाया गया था। जैसे ही वो इसे काटता है उसे कुछ समझ में आता है क्योंकि ये बैंगनी धुन छोड़ना शुरू करता है और वो उसके पास से उड़ जाता है। वो कहता है कि ये निश्चित रूप से जहर से मरा था क्योंकि ये पूरे क्षेत्र को धुआं देने लगता है। बेशक इसका उस पर कोई असर नहीं होता और वो कहता है कि ये बस बदबू करता है और फिर उसे इसे चमकाना जारी रखना होगा। ऐसा करने के बाद वो कहता है कि पहली कोशिश के लिए ये बुरा नहीं था और अगला उसे इसकी खाल को साफ करना होगा। वो इसे पानी में डुबाना शुरू करता है, इसमें से बहुत सारा जहर निकालता है और वो कहता है कि उसे लगा था कि ये मुलायम होगा, लेकिन शायद क्योंकि ये एक राक्षस की खाल है, ये बहुत सख्त है और इसे अभी तक उपचालित भी नहीं किया गया है। फिर उसे एक विचार आता है और वो इसे जोर जोर से पीटना शुरू करता है। कहता है कि यही तरीका है खाल को नरम करने का। वो कहता है कि ये शायद काफी अच्छा है क्योंकि वो इसे पीटता है था और अब ये बहुत नर्म हो गया है। वो कहता है कि इसका आकार भी ठीक है और किसी कारण से पक्षी के सिरे से आग शुरू हो जाती है और ये जलने लगता है। डाउन खाल को आकार में फाड़ने में व्यस्त है क्योंकि वो इसमें से अपनी उंगली डालकर एक बाह का छेद बनाता है। वो दोनों तरफ ऐसा करता है और फिर अपने पेट के चारों ओर एक बेल्ट बांधता है। कहता है कि ये काफी ठीक है क्योंकि ये पूरी तरह फिट बैठता है। फिर वो इसके अंदर देखता है, कहता है कि जहर पूरी तरह से बाहर नहीं निकला है और वो इसे हटाने के लिए बहुत आलसी है, इसलिए वो इसे पहनने का फैसला करता है। पक्षी उसकी ओर कांव कांव करने लगता है और वो कहता है कि उसे लगा था कि ये मर गया था। पक्षी अपना सिर ना में हिलाने लगता है और वो सोचता है कि ऐसा क्यों लगता है कि इसने उसकी भावनाओं को समझ लिया। भले ही इसमें मरणोत्तर कठोरता थी, ये तथ्य कि ये जीवित है इसका मतलब है कि ये भी अमर प्रकार का होना चाहिए। अगर वो पुराना वाला होता तो वो बिना किसी हिचक के इसे मार देता क्योंकि वो एक हंटर था। प्रतिद्वंदी पहले से ही इतना कमजोर है कि कोई खतरा नहीं है, इसलिए ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। वो पक्षी को बताता है कि ये भाग्यशाली है, लेकिन वो भी ये उसका दूसरा जीवन है और इसलिए उसे इसे अच्छे से जीना चाहिए और अगर नियति ने अनुमति दी तो वे कहीं और फिर से मिलेंगे। और वो वहां से चला जाता है। वो एक गुफा में जाता है, कहता है कि अब कपड़ों की समस्या हल हो गई है, उसे एक घर ढूंढना होगा। जमीन फटने लगती है क्योंकि एक विशाल कनखजूरे जैसा राक्षस नीचे से निकलकर डाउन पर हमला करता है और वो कहता है कि इस गुफा में बहुत अंधेरा है। वो कनखजूरे का सिर काट देता है और कहता है कि वो यहाँ से निकलकर कहीं और जाएगा। वो एक पहाड़ की चोटी पर जाता है जहाँ बर्फीला इलाका है और कुछ येतियों को हराने के बाद वो कहता है कि यहाँ खाना मिलना बहुत मुश्किल होगा। फिर वो एक और जंगल में जाता है, कुछ मशरूम ढूंढता है, कहता है कि इसकी बदबू बहुत खराब है। वो एक मानव गुफा, यहाँ तक कि कुछ ज्वालामुखियों को भी देखता है और हर एक को ठुकरा देता है जब तक कि उसे कोई ऐसी जगह नहीं मिलती जो उसे पसंद आती है, क्योंकि वो एक चट्टान के ऊपर से नीचे जमीन पे देख रहा है। वो कहता है कि यहाँ का दृश्य वाकई बहुत अच्छा है और उसने कभी नहीं सोचा था कि वो प्रकृति को सुंदर मानेगा और वो थोड़ा और आसपास देखना चाहता है क्योंकि वो चट्टान से कूदकर नीचे जमीन पर आता है। वो कहता है कि पानी साफ है और इसमें ढेर सारी मछलियां हैं। अगर वो एक एक करके मछली पकड़े और उसे वहीं पर भून ले तो ये कैंपिंग जैसा लगेगा। जो कि यहाँ एक प्राकृतिक मछली फार्म है, शायद यहाँ पास में एक घर बनाकर रहना इतना बुरा नहीं होगा। यहाँ कुछ फूल भी है और हवा साफ है और ये शायद सबसे अच्छी जगह है। और वो यहाँ अपनी जड़ें जमाने और एक घर बनाने जा रहा है। एक गेट फिर से खुलने लगता है जहां मुझे लगता है उसने सारे राक्षसों को हराया था और उसमें से कुछ बाहर निकलता है और हम देखते हैं कि ये वास्तव में एक छोटा रोबोट है जो पूछ रहा है कि क्या ये जगह सच में दानव लोग है। वो कहता है कि ये बनाने के लिए एक जमीन का टुकड़ा चाहिए। वो अपनी उंगलियों से कुछ धागे बनाकर झूलता है पेड़ों की तरफ और ढेर सारे पेड़ों को काट देता है। ये जंगल की कटाई का सबसे बेहतरीन नमूना है। वो कहता है कि जमीन काफी अच्छी है और वो अच्छी गुणवत्ता वाले पेड़ों को अलग से इकट्ठा करना चाहता है। वो कहता है कि उसके पास शायद पर्याप्त लकड़ियां हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे ठूंठ हैं। फिर वो एक बार फिर धागे का उपयोग करके सभी ठूंठों को जमीन से उखाड़ देता है और एक बड़े प्लॉट को समतल कर देता है। कहता है कि ये अच्छा है और यहाँ ढेर सारी धूप है। वो अपने हाथों और पैरों को जैसा चाहे वैसे हिलाता है जैसे वो इसे बना रहा हो, लेकिन उसे समझ में आया कि उसे हर कोने में एक खंबा गाड़ना होगा। वो कहता है कि इसे स्वतंत्र इच्छा कहते हैं, लेकिन उसे ये बहुत मजेदार लगता है। कहता है कि शायद इसलिए क्योंकि ये उसका पहला घर है। फिर वो फर्श और दीवारों के लिए तख्ते बिछाता है। कोई कील नहीं है, इसलिए वो घोंगी जैसे राक्षसों के चिपचिपे पदार्थ का उपयोग करने जा रहा है।
और एक बार जब ये सख्त हो जाएगा तो ये पत्थर की तरह मजबूत होगा, लेकिन उसे नहीं पता कि ये जलरोधक होगा या नहीं। फिर वो कहता है कि अब अंतिम छुआ देने का समय आ गया है, क्योंकि वो ढेर सारे धागे बचाने लगता है। वो कहता है कि अब ज्यादातर राक्षस भी अब पास नहीं आ सकेंगे, क्योंकि वो अपने बदसूरत घर को देख रहा है। पीओवी माइनक्राफ्ट में आपका पहला घर। वो कहता है कि ये काफी आरामदायक है, शायद बशर्ते उसे ये पसंद आए। कुछ ऐसा भी है जो वो बता सकता है कि कमी है, लेकिन उसे ठीक से नहीं पता कि वो क्या है। और वो सोचता है कि आमतौर पर लोग जिन घरों में रहते हैं उनमें क्या होता है। प्रयोगशाला में उन्होंने उसे दिखाया था कि गेट खुलने से पहले एक सामान्य घर कैसा दिखता था, जैसा उसने प्रयोगशाला में देखे शैक्षणिक वीडियो में। वो आमतौर पर आंगन में कुछ उगाते हैं। वो कहता है कि शायद उसे कुत्ते की कमी खलती है, लेकिन वो यहाँ एक कुत्ता नहीं पाल सकता। वो सोचता है कि क्या उसे एक वेजिटेबल गार्डन बनाना चाहिए, लेकिन उसे ये भी नहीं पता कि दानवलोक में क्या उगाया जा सकता है। उसे कुछ समझ में आता है। वो कहता है कि पास में एक बर्फीला पहाड़ है और वो शायद कुछ मैंड्रिगोरस उगा सकता है। वो पहाड़ों की ओर जाता है और हमें पता चलता है कि मैंड्रिगोरस का आवास स्थान बर्फीले पहाड़ की चोटी के पास है, जहां दानव ऊर्जा सबसे घनी होती है। वो कहता है कि यहाँ सचमुच बहुत बर्फ गिर रही है, बर्फीले पहाड़ के लिए उपयुक्त। जिस दिन उसे प्रयोगशाला ने अपहरण किया था उस दिन भी बहुत बर्फ गिरी थी। उस समय वो इतना ठंडा था कि उसने सोचा कि अपहरण होना बेहतर है। और इसमें कुछ अच्छी बातें हैं कि वो एक कायमेरा बन गया और उसे ठंड या भूख से मरने की चिंता नहीं करनी पड़ती। दानव ऊर्जा की मात्रा को देखते हुए वो लगभग वहां पहुंच गया होगा। बर्फ भी कम हो रही है और वो कहता है कि वो खुश है कि उसे मैंड्रागोरस मिल गए और ये यात्रा व्यर्थ नहीं गई। मैंड्रागोरस अत्यधिक स्ट्रेस संवेदनशील होते हैं, जैसे सनफिश प्रकार के राक्षस। वे पर्यावरण में थोड़े से बदलाव से भी मर सकते हैं। वो कहता है कि अगर उसे एक को स्थानांतरित करना है तो एक युवा अधिक अनुकूलनशील बेहतर होगा। वो इसकी जड़ों को हटाने से शुरू करेगा। वो कहता है कि शायद उसे अपने कान ढक लेने चाहिए थे, क्योंकि ये चीखने वाले हैं। लेकिन जब वो इसे बाहर निकालता है तो उसे एक प्यारा सा आलू जैसा दिखने वाली चीज हाथ में मिलती है। वो सोचता है कि इतना शांत क्यों है, ये देखकर ये क्यूट है, तो वो एक और ट्राई करने का फैसला करता है। और फिर से वही होता है, फिर एक और। जैसे ही वो बड़बड़ाने लगते हैं वो कहता है कि ये लोग नींद में बातें कर रहे हैं। और तथाकथित मैंड्रागोरस की चीख तब होती जब इन्हें मनुष्यों द्वारा कृत्रिम रूप से उगाया जाता है। कम दानव ऊर्जा वाले मानव संसार में वे अत्यधिक स्ट्रेस में होते हैं। फिर अगर आप उन्हें जबरदस्ती बाहर निकालते हैं तो वो चीखते हैं और तुरंत मर जाते हैं। यहाँ कोई चीख नहीं है, समझ में आता है, क्योंकि ये दानव लोक है। लेकिन इस समय ये प्रतिरोध क्यों नहीं कर रहे और इन्हें भागने की कोशिश करनी चाहिए। और शायद वो मुझे अपनी तरह मानते क्योंकि मेरे शरीर में मैंड्रागोरस कोशिकाएं प्रत्यारोपित हैं। वो कहता है कि ये अच्छा है क्योंकि कम स्ट्रेस बेहतर है, और अगर वे अच्छे से उगते हैं तो मैं बाद में कुछ साइड जड़ें मांगूंगा और चाय बनाऊंगा। और वो कहता है कि उसने सुना है कि फल को जबरदस्ती फड़ने से ये अत्यधिक जहरीले हो जाते हैं, इसलिए उसे उनसे अच्छे से पूछना होगा। उसे कुछ लड़ाई की आवाज सुनाई देती है। वो कहता है कि पास में कुछ हंटर हैं। उसे नहीं पता कि वो इस खतरनाक बर्फीले पहाड़ तक क्यों आए, लेकिन वो गेट की जांच करना चाहता है और वहां जाना चाहता है। हम कुछ हंटर को लड़ते हुए देखते हैं, क्योंकि उन्हें चारा बनाकर उनके साथियों ने छोड़ दिया था। जैसे ही कुछ खरगोश जिनके मुंह रेजिडेंट ईवल जैसे हैं उनका पीछा करते हैं, वे हंटर पर झपटते हैं और एक अवरोध खड़ा करते हैं। लेकिन जब वे पहले कुछ प्रहारों को रोकने में सफल रहते हैं तो वो इंसान आंसू बहाने लगता है। कहता है कि अब सब खत्म हो गया है, क्योंकि वो उस पर झुंड बनाकर हमला करने लगते हैं और उसका अवरोध टूटने लगता है। वो कहता है कि उसे छोटे मोटे काम करते रहना चाहिए था। सोचता है कि उसने काइमेरा ढूंढने के लिए स्वयंसेवी करने के लिए क्यों कहा, और वो चीख कर मदद मांगता है। हमें आकाश में एक तेज रोशनी दिखाई देती है। ठीक समय पर डाउन पास में उतरता है एक बहुत बड़ा शटकाशोक लहर भेजता है। खरगोश अपना शिकार रोक देते हैं और सोचते हैं कि ये क्या है। जैसे ही वो हंटर को एक व्यक्ति देखते हैं वो डाउन को देखते हैं। डाउन बर्फीले खरगोश को देखता है और कहता है कि काफी समय हो गया, और वो गंभीर हत्या का इरादा छोड़ना शुरू कर देता है, जिससे वे सभी डर जाते हैं। वे भागने लगते हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे के ऊपर से दौड़ने लगते हैं। और हंटर कहते हैं कि ये संभव नहीं है, क्योंकि बी रैंक के राक्षस उसे देखकर भाग गए। वो अपनी लैंडिंग से कुछ बर्फ को भी पिघला देता है, जैसा कि आप देखते हैं कि पास के एक पौधे से बर्फ टपक रही है। और वे उसे बचाने के लिए धन्यवाद देते हैं। वे खुद को ओ शॉन्जियो और किम त्योहन के रूप से परिचित करते हैं। वे उसका नाम पूछने जाते हैं और डाउन उन्हें बताता है। उन्होंने पहले कभी उसका नाम नहीं सुना। सोचते हैं कि उसका पहनावा क्या है। कहते हैं कि शायद वो एक एकांतवासी हंटर हो सकता है।